हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि चल रही है आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें आपकी यूनिट सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट है आपकी रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, जिसमें आपका एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टॉपिक कौन सा था? लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका पूछ लिया जाता है। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, देख लेना। दूसरी इंफॉर्मेशन ये देनी थी आपको नोट्स के बारे में। आप सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तो ये बात मैं आपको पढ़ने से पहले बोलती हूँ कि एक बार अपना सिलेबस जरूर मैच कर लें कि आपका सिलेबस मैच कर रहा है नहीं। अगर आप सभी का सिलेबस मैच कर रहा है, यहाँ पे मेनली सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए चलता है, तो अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो आप इजीली बिना किसी टेंशन के यहाँ से अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। अब आपको एक और चीज की सुविधा कराई गई है, वो है आपके नोट्स। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, दी हिंदी में प्रॉब्लम होती है या फिर दी हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो उसके लिए भी एक उपाय कह दो या फिर कंक्लूजन कह दो लेकर के आ चुके हैं। आप सभी को मेनली पता ही चल गया होगा। वो कहाँ मिलेंगे? आपको ऐप पर मिलेंगे, और उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 9389897616। इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है, आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना है अपना नेम, प्लेस और आप किस सेमेस्टर से हो। आपको फिजिक्स के नोट्स चाहिए या केमिस्ट्री के? मैथ्स के नोट्स नहीं मिलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलेंगे, बहुत लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बात करें कॉस्ट की, ज्यादा नहीं रखी, बहुत मामूली सी है, दिन में आप उड़ा देते होंगे अपने खाने पीने में। अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के मिलेंगे आपको 49 रुपीज में, और केमिस्ट्री के लिए भी 49 रुपीज। अगर आप दोनों के परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए 79 रुपीज है। एंड इसमें आपका नोट्स तो इंक्लूड होगा ही होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्लस आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, यानी कि हर संडे आपको टेस्ट मिला करेगा, जितना आपने पूरे वीक में पढ़ लिया है उसी के अंदर से, ताकि आपके साथ के साथ तैयारी होती रहे। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको टेंशन नहीं होती है कि याद करना है नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए आपके याद भी साथ के साथ होता चले, उसके लिए टेस्ट हुआ करेंगे ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। चलिए, तो इसके बाद भी अपने टॉपिक पे आते हैं। आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट वीडियो में हमने क्या कवर किया था? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि लोरेंज ने जो इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म किया था किसकी? स्पेस और टाइम की। एक इक्वेशन हमें किसने दी थी? गैलीलियन ने दी थी। आपने पढ़ा था इससे पहले वाली जो यूनिट थी उसमें पढ़ा था हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो उन्होंने जो स्पेस और टाइम की इक्वेशन दी थी उसमें क्या किया था? लोरेंज ने कुछ परिवर्तन करे थे, कुछ और अलग से अपने रूल्स बताए थे। तो इन्होंने क्या किया था? स्पेस की भी और टाइम की दो अलग इक्वेशन फाइंड आउट की थी, जिसका नाम दिया गया था लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है पहले ये समझो। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है सिकुड़ना, छोटा होना। क्या होना? अगर वैसे हिंदी में बात करें इसको बोलेंगे आप लोरेंज संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, छोटा होना। तो लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन आखिर में है क्या? थ्योरी बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ समझो। मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी दो ही आपकी क्या होगी? पोजिशंस होंगी। एक तो क्या होगी कि या तो ये रेस्ट में रहे, या तो ये रेस्ट में रहे, या फिर ये क्या कर रहा हो? मोशन में हो। या तो रेस्ट में हो या मोशन में हो, दो ही कंडीशंस होंगी भाई। या तो कोई वस्तु स्थिर है या वो गति कर रही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने ले ली कार, तो कार कैसी? या तो वो खड़ी रहेगी या वो चलेगी। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी वस्तु कैसी है? रेस्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आराम की अवस्था में है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसकी लंबाई, जो उसकी लेंथ होगी, उसको मेजर करोगे, लंबाई को मापोगे, यानी कि लेंथ को मेजर करोगे, ठीक है। तो एक तो वो निकल के आई कब? जब आपने लेंथ मेजर करी, किस कंडीशन में? जब वो ऑब्जेक्ट या वस्तु कैसी थी? आपकी
रेस्ट में थी, और जब वही ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, गति कर रहा हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उसकी लेंथ को ऑब्जर्व करते हो या मेजर करते हो। तो इस कंडीशन में जब वस्तु मोशन में होती है तो इस कंडीशन में जो मापी गई इसकी लंबाई है वो इसकी एक्चुअल जो लंबाई है उससे क्या पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, कम पाई जाती है। यानी कि सपोज दैट अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट आराम की अवस्था में ना, उस कंडीशन में आपने उसकी लंबाई मेजर करी, अगर वो 4 आ रही है तो वो 4 से कम आएगी। किस कंडीशन में, जब आप उसकी, जब वो मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में उसकी लंबाई को मेजर करोगे। ये बात इन्होंने कही थी। तो लंबाई में ये जो घटत हो रही है, यानी कि ये जो कमी आ रही है, इसको ही क्या नाम दिया था, संकुचन दिया था। ये फाइंड किसने किया था, लोरेंज ने फाइंड किया था, पता लगाया था। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लोरेंज का संकुचन। यानी कि इन्होंने लंबाई में संकुचन, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उस कंडीशन में जब आप उसकी लंबाई मेजर करोगे, और जब वही ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा, उस कंडीशन में आप उसकी लंबाई मेजर करोगे, तो जो मोशन में होगा उस कंडीशन में जो लंबाई होगी वो उसकी एक्चुअल लंबाई से, वास्तविक लंबाई से कैसी होगी, कम होगी। और यही क्या कहलाया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन या लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन कहलाया था। ठीक है, तो सिर्फ यही इसके अंदर है। इसकी जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट आपको दे दिया जाता है। तो इसका एक डेरिवेशन है कि इन्होंने किस टाइप से इसको बताया था, और एक डेफिनेशन है, पहले वो नोट करा देती हूँ मैं। चलिए तो इससे आगे देखिएगा, पहले डेफिनेशन देखेंगे एंड देन इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या है, जो आपको बताया वही सारी बातें हैं कि लोरेंज फिट्जगेराल्ड for the first time proposed that the length of a moving body measured by a observer appears to be contracted या shortened in the direction of motion। यानी कि जो लॉरेंस थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस बात को बताया था कि जो लेंथ होती है, लंबाई होती है किसकी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, गति करती हुई जो भी बॉडी होगी, मोशन में जो भी आपकी बॉडी होगी, उसकी जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, मेजर्ड बाय अ ऑब्जर्वर, जो कि किसी भी ऑब्जर्वर द्वारा क्या की गई होगी, मेजर की गई होगी, क्या, लंबाई। appears to be contracted, तो वो कैसी दिखाई देगी, contracted, यानी कि छोटी दिखाई देगी in the direction of motion, मोशन की डायरेक्शन में। मतलब क्या है, जब भी कोई बॉडी मूव करेगी, मोशन में होगी, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी ऑब्जर्वर उस बॉडी की लेंथ को फाइंड करेगा तो वो कैसी दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। सो इसीलिए द अपीयर डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी, तो इसीलिए बॉडी की जो लेंथ होगी उसमें जो कमी पाई जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन में, गति की दिशा में, इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। उसको ही क्या कहा गया, लंबाई संकुचन कहा गया। समझ में आई बात, क्या बोला कि इसीलिए जो बॉडी होगी, बॉडी की लंबाई में जो भी कमी आएगी, जो भी कमी दिखाई देगी, किसमें, मोशन, गति की दिशा में, गति की डायरेक्शन में, उसको ही क्या बोलोगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद में इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, देखो यहाँ से जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो फ्रेम्स लेते हैं। हमने मान लिया एक फ्रेम ऐसे और एक फ्रेम एस डैश है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और एक्स एक्सिस गई आपकी यहाँ तक। क्लियर। उसके बाद में एक फ्रेम हमने मान लिया एस डैश, जिसमें ये एक्सिस हो गई एक्स डैश एक्सिस, ये वाली हो गई वाई डैश एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड डैश एक्सिस। उसके बाद में ये पॉइंट हमने मान लिया O है, और यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट जो ये वाला है ये हमने मान लिया क्या है, O डैश है। क्लियर है। एक हमने रोड रखी, क्या रखी, रोड। ये जो है ये हमने मान ली कोई भी एक रोड है। जो आपका फ्रेम S2 है, सॉरी S डैश जो आपका फ्रेम है वो क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो यहां से देखो, जो आपका रोड होगी, मान लिया जो आपका सिस्टम S डैश है, उससे उस रोड तक की दूरी कितनी है, कंप्लीट। अगर लास्ट पॉइंट तक देखें तो डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, x2 डैश है, और स्टार्टिंग पॉइंट तक अगर हम डिस्टेंस देखें कितनी है, x1 डैश है। समझना क्या,
क्या बोला, जो आपका एस डैश फ्रेम है इससे इस रोड के स्टार्टिंग पॉइंट की अगर हम डिस्टेंस देखें वो कितनी है, x1 डैश है, और अगर एंड पॉइंट तक डिस्टेंस देखें वो हमने कितनी मान ली, x2 डैश है। ये जो हमारे पास में रोड है, रोड की लेंथ मान ली हमने कितनी है, l डैश है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें, यानी कि जो हमारा एस सिस्टम है उससे एस डैश पॉइंट के ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस देखें, ये हमने मान ली क्या, x1 है, और अगर आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखोगे उसको क्या मान लिया हमने, x2 है। जो बातें यहाँ पे है वही चीजें हमने यहाँ पे पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दिया। क्या लिखा कि लेट अस कंसीडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम s एंड s डैश। हमने क्या माना कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कौन कौन से, s और s डैश, यही तो हमने माना था। Let s dash is moving with velocity v relative to s along the x direction, कि जो आपका s dash सिस्टम है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। So let a rod be placed in s dash along x axis। हमने क्या माना कि कोई रोड है जो कि कहाँ प्लेस है, s डैश जो आपका सिस्टम है यहाँ पे प्लेस है, ये भी किस में आपकी प्लस x डायरेक्शन में ही है। Then the length l dash of road in system s dash is given by। तो ये जो रोड है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l डैश है। तो इस रोड की जो लेंथ है l डैश, वो इस वाले सिस्टम में, s डैश सिस्टम में अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है, यहाँ से देखो, इस पॉइंट से जो आपका s डैश सिस्टम है, इस पॉइंट से जो रोड का स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, हमने मानी x1 डैश मानी, और अगर हम यहाँ से इस रोड के एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस देखें तो वो हमने कितनी मानी है, x2 डैश मानी है, और इस रोड की डिस्टेंस कितनी है, l डैश है। तो ये l डैश की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर आप इस कंप्लीट वाली में से ये छोटे वाली डिस्टेंस को माइनस कर दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, l डैश की वैल्यू मिल जाएगी। वही बात हमने यहाँ लिख दी कि जो l डैश है ये किसके इक्वल होगा, x2 डैश में से अगर हम x1 डैश को क्या करते, माइनस कर दे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, किसकी, l डैश की। और इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ में पहले एक बार यहाँ तक करो, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करेंगे, नोट करो इसको। तो यहाँ से आगे देखिएगा, ये तो आ गई थी इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने किसके लिए लिया था कि अगर जो हमारी रोड है तो उसके लिए हमने रोड की जो लेंथ थी वो किसके लिए ली थी, जो आपका सिस्टम s डैश था इसके लिए हमने लेंथ निकाली थी रोड की। बट अगर सपोज दैट हमने मान लिया सेम ऐसे ही एक और यहाँ पे रोड रखी हुई है, क्या रखी हुई है, एक और रोड रखी हुई है जिसकी हमने इसकी तो लेंथ मान ली l डैश, और इस रोड की हमने लेंथ मान ली कितनी, l है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यानी कि जो आपका सिस्टम s है उससे इस वाली रोड की स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप देखो तो रोड के स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस किससे, S जो सिस्टम है उससे लेकर के, तो कितनी मान रखी है हमने, x1 मान रखी है। और इसी पॉइंट से लेके ये तो हो गई, हमने क्या मान ली कि रोड के स्टार्टिंग पॉइंट तक की डिस्टेंस है। अगर हम रोड के लास्ट पॉइंट तक की डिस्टेंस देखें तो वो कितनी मानी हुई है हमने, x2 मानी हुई है। तो अगर हम इस l की वैल्यू निकालें अकॉर्डिंग टू सिस्टम s, अभी हमने किसके अकॉर्डिंग निकाली थी, s डैश सिस्टम के अकॉर्डिंग, बट अगर आप इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो कंप्लीट में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास में ये वाली डिस्टेंस आएगी, और ये क्या है, l है हमारे पास में। तो ये बात यहाँ पे लिखी कि ऑल्सो द लेंथ ऑफ सेम रॉड फ्रॉम अ स्टेशनरी फ्रेम s इज, क्या होगी, जो आपकी l की वैल्यू है वो x2 में से अगर आप x1 को घटा दोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, l के इक्वल आ जाएगी। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, l डैश x2 माइनस x1 डैश थे शायद से, ये थी इक्वेशन फर्स्ट, और ये आ गई हमारे पास में क्या, इक्वेशन सेकंड। आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन याद होगी, एंड लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या थी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यहाँ पे फ्रॉम लेना, फ्रॉम
लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो क्या थी वो, याद करो, एक्स डैश की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी। ये अगर x डैश की वैल्यू है तो इसकी हेल्प से आप x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? तो देखना, अगर आप x1 डैश की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, x की जगह पे x1 पुट कर दो, तो x1 माइनस वी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड x2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x2 माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। x1 डैश और x2 डैश की वैल्यू कहां पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 डैश एंड x2 डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, तो L डैश किसके इक्वल आ जाएगा, x2 डैश की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस वी टी, इसको रफ कर रही हूं मैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, प्लस साइन था, x1 डैश की वैल्यू कितनी थी, प्लस था माइनस था शायद से, तो x1 डैश की वैल्यू कितनी है, x1 माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इंटेलिजेंट आप हो, बेस सेम है, या ऐसे कह लो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स क्या होते हैं आपके, ऐड हो जाते हैं। तो यहां से ऊपर देखिएगा अब जरा एक बार, ये मैंने रफ कर दी, इक्वेशन सेकंड का यूज होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो यहां से ऊपर देखो, एल डैश की आपके पास में वैल्यू क्या होगी, भाई आपके न्यूमरेटर तो सेम है, तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो x2 माइनस वी टी, ये हो जाएगा माइनस के x1 माइनस माइनस प्लस के वीटी, वीटी से वीटी कैंसिल हो जाएगा, इस बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां से देखो, L डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर यहां से आप देखो, x2 माइनस x1 जो है वो आपका किसके इक्वल है, इक्वेशन सेकंड से L के इक्वल है, तो लिख दोगे कि चूंकि जो आपका L है वो किसके इक्वल है, x2 माइनस x1 के, तो x2 माइनस x1 के प्लेस पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये हो गया, और यहां से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप कह सकते हो L किसके इक्वल होगा, L डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। तो ये दोनों ही क्या होंगे, इसके आंसर होंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्होंने जो क्या दिया था, कंक्लूजन निकाला था, वो इसके बेस पे निकाला था कि अगर मान लिया L तो क्या है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट माना, ऑब्जेक्ट किसको माना इन्होंने, इस रोड को माना, किसको माना, इस रोड को, तो मान लिया कि अगर जब वो रेस्ट में थी, अकॉर्डिंग टू फ्रेम जो आपका सिस्टम एस था उसके रिस्पेक्ट में, अगर ये क्या थी, रोड आपकी जो फर्स्ट रोड थी वो कैसी थी, रेस्ट में थी, तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ मेजर की, इसकी लेंथ कितनी आई, L की वैल्यू ये आई, और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या काम किया, उसको जब मोशन कराया, v वेलोसिटी से मूव किया आपकी रोड, जो आपका सिस्टम S2 था उसमें, मतलब सिस्टम S डैश मान के चले थे हम उसमें, तो हमारी रोड थोड़ी सी आगे पहुंच गई, ये वाली जो हमने ली थी, और इसकी लेंथ क्या मानी, L डैश मानी, तो जो भी इसकी लेंथ आप मेजर करोगे तो वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करोगे कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जा रहा है, इन फॉर्मूलों का यूज करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे एंड में, जब आपकी वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेंथ को लेकर, सॉरी यहाँ पर टाइम को लेकर, किसी की टाइम डिलेशन हो गया और आपका एनर्जी का हो गया, तो काफी छोटे छोटे टॉपिक है जिनको हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।